हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ठीक है, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 25 चैप्टर सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूह का सशक्तिकरण। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था आपकी क्लास लिए हुए, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे मैम आगे की क्लास कब लोगे। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो गई थी क्लासिंग। कोई बात नहीं, अब आगे से चलेंगी। ठीक है, आज जल्दी जल्दी बुक खत्म कर देंगे, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगी कि इसमें से कैसे कैसे पूछे जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, अगर आपने क्लासेस सारी अटेंड की होंगी, आप डेफिनेटली क्वेश्चन देख के बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, जो अभावग्रस्त समूह होते हैं वो आपको पता ही होंगे कौन होते हैं, जिसमें आपके जितनी पिछड़े वर्ग हो जाते हैं वो लोग आ जाते हैं, महिला आ जाती हैं। ठीक है ना, जो हैंडीकैप हो जाते हैं वो जाते हैं, जो किसी न किसी तरह से अभाव में ग्रस्त हैं वो लगाते हैं। तो बाकी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए, जिन पे नहीं है वो टेंशन मत लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिएगा, आपकी बुक भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोई स्टार बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सामाजिक आर्थिक विकास होता है आपका, क्या होता है सोशल डेवलपमेंट। अगर मैं बोलूं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो अच्छा है, अच्छे से मेंटेन है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है आपके समाज से, हेल्थ आपकी अच्छी है, तो वो आपका सोशल डेवलपमेंट में आता है। अगर मैं बोलूँ आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, तो वो आता है आपका किसमें, आर्थिक विकास में। तो समझ आ गया आपको मोटा मोटा कि मीन क्या है। बाकी आप जितना अपनी लैंग्वेज में सोशल स्टडी के आंसर लिखते हैं ना इस सब्जेक्ट के, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसमें रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है इतना। ठीक है, तो सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, बदलाव कर समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की ऐसी शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। सामाजिक विकास में आती है आपकी सामाजिक संस्थाएं, और वो संस्थाएं किसके लिए काम करती हैं, आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो जितनी स्ट्रांग होंगी सामाजिक संस्थाएं, आप लोगों का विकास, आपके समाज का निर्माण उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक है, आर्थिक विकास जैसे बताया था धन से संबंधित होता है। आपका पास कितना पैसा है, कितने आप टैक्स दे रहे हो, तो ये सब आपका, अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपका आर्थिक विकास अच्छा है। ठीक है ना, अब आप पे इतना ही पैसा नहीं है कि आप 2 वक्त की रोटी जुटा पाएँ, तो आपका आर्थिक विकास इतना अच्छा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति के विकास में ये दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को आर्थिक विकास के साथ अपना सामाजिक सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए होता है कि समाज के साथ उसका रिलेशन कैसा है, वो मेंटली कितना प्रिपेयर है, समाज का तो कितना एडजस्ट कर पा रहा है। क्योंकि आप पे बहुत पैसा है लेकिन समाज आपको आपके लिए नकारात्मक फीलिंग रखता है। कि समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आपके लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, एक होता है आपके लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। डिपेंड करता है आप उनके साथ डील कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप उनसे डील नहीं कर पा रहे, हालांकि आप पे बहुत पैसा है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ऐसे में आपका पैसा किस काम का। ठीक है, तो व्यक्ति को सोशल और इकोनॉमिकली दोनों तरह से डेवलप होना पड़ता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन में फ्रेंड्स आती नहीं है, मगर अगर आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले जाएं या टिक मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर के, तो इस तरह से ये आप एक बार पढ़ जाइएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही कराती हूँ, आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं आपके मानव विकास के बारे में। ठीक है ना, कि मानव का विकास क्या है। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, जो मानव का विकास होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास पे हम जोर देते हैं। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम सभी पक्षों की बात करते हैं। क्योंकि एक इंसान का विकास की अगर हम बात करें तो व्यक्ति का विकास कैसा होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए। ठीक है ना, इमोशनल उसका संवेगात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, तो हर तरह से उसका पूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, उस पर हम डिपेंड करते हैं, उस पर हम जोर देते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको समझ आना चाहिए कि मानव विकास में आप किस पहलू को डिफाइन करेंगे। सारे पहलुओं को आपको लेना है, आपको बताना है कि मानव का विकास जो है वो सर्वांगीण होना चाहिए, इसी पे सरकार जोर देती है। एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो हमेशा इसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके सारे पहलुओं का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं संधारणीय विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, कभी अर्थ पूछ लिया जाता है, कभी परिभाषा पूछ लिया जाता है। एक ही बात है, मैं आपको बता देती हूँ, संधारणीय विकास हो या सतत विकास हो, ठीक है ना, ये एक ही बात है फ्रेंड्स, इसको दिमाग में डाल लो। कंफ्यूज कर दिया जाता है, आप बोलो सतत क्या है। ये एक ऐसा विकास होता है जो हमारी कहते हैं ना वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, भविष्य में भी हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता। समझ रहे हो? अब जैसे आप हो, इसमें कुछ चीज़ें आ जाती है, एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो आपने ऐड में भी देखा होगा
कि बच्चा पापा से कहता है पापा कम यूज़ करो, अगर आप भी सारा यूज़ कर लोगे तो भविष्य में मैं क्या यूज़ करूँगा। समझ में आ गया आपको? मतलब हमें जो हमसे मिलता है हमें प्राकृतिक से, तो हमें उसका इतना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी उससे मतलब भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, मतलब उससे वंचित ना रह जाए। वो ये नहीं कि हमने सारे सुख भोग लिए और बाद में उनको मतलब दुख भोगने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए कुछ नहीं बचाया। तो उसे कहते हैं सतत विकास। ये एक चीज़ ये देख लीजिए, ये रहा सतत पोषणीय विकास। इसके अंदर आ जाता है आपका आर्थिक विकास भी, व्यक्तिगत विकास भी, पर्यावरणीय विकास। मतलब इतना होना चाहिए कि जो चीज़ पर्यावरण में हमें मिल रही है वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, और सोशल डेवलपमेंट भी, ठीक है ना। सामाजिक विकास समझ में आ गया अच्छे से? आपको डेफिनेशन समझ में आई? शॉर्ट में बताना चाहें तो ऐसे मतलब विकास होना चाहिए कि जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम हो। दैट्स इट। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय विकास की, ठीक है। असंतुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता क्यों है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय विकास आपको पता होगा, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके डेवलपमेंट को क्षेत्रीय विकास कहते हैं। भारत में क्षेत्र जो होते हैं उनका मतलब कहते हैं ना, भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो अलग अलग है। कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है, नहीं सॉरी कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियाँ ज़्यादा हैं, समुद्र ज़्यादा है, कहीं पे घास फूस है तो कहीं पे रेत है। तो इस तरह से उसके विकास पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में विषमता क्यों है, क्यों देखने को मिलती है फ्रेंड्स आपको विषमता। तो पॉइंट्स है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है। भारत में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम दी जाती है, इतनी दी जाती है कि गुजारा भी नहीं हो पाता लोगों का। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो राज्य हैं कुछ जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते हैं, मतलब निचले स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। तभी तो वहाँ से छोड़ के वो सिटी की तरह आते हैं। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इन्हीं राज्यों में रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से विषमता देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं गरीबी। गरीबी क्या है फ्रेंड्स, कई जगह ऐसे हैं, मैंने अभी बताया था आपको, पिछले जो राज्य वही सेम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इनमें क्या है, जो गरीबी का अनुपात है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहीं रहते हैं, ठीक है ना। सबसे नीचा जीवन स्तर मतलब यापन करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ देखा जाए, वहाँ पे भी गरीबी है। लेकिन थोड़ा अच्छे एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे मतलब अनाज के मामले में तो ये दोनों आगे हैं। तो मतलब भूखे नहीं मरते, खेती वेती करके पेट भर लेते हैं अपना, लेकिन गरीबी फिर भी देखने को मिलती है। औद्योगिक वृद्धि देख लो, कहीं पे क्या होता है कि औद्योगिक वृद्धि ज़्यादा होती है तो वहाँ के देशों का जो जीवन स्तर होता है राज्यों का वो अच्छा होता है। जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ के जीवन स्तर कैसा होता है, नीचा होता है। तो ये भी प्रभाव डालती है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। कृषि में वृद्धि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ ऐसे स्थान है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें तो यहाँ पे कृषि अच्छी है, मदन खाद्यान्न फसलों में उत्पादन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है क्या है, यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। लेकिन केरला की बात करें तो वहाँ पे निम्न स्तर का होता है। मेन रीज़न क्या होता है, सिंचाई के साधन नहीं होंगे, अच्छे उर्वरक बीज नहीं होंगे। इस वजह से भी क्या होता है, भारत में जो है आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। सब जगह एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट तो कहीं कम डेवलपमेंट। साक्षरता की बात करें तो देखिए अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं, केरला तो नंबर 1 पे है साक्षरता में। वहाँ पे अच्छी मतलब रेट है, मतलब आपका जो दर देखी जाए मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको खेती बाड़ी में ज़्यादा झोंक देते हैं, कामों में ज़्यादा झोंक देते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा आजीविका कमाना सिखा देते हैं, क्योंकि गरीबी इतनी है ना, क्या करें। परिवहन और संचार जहाँ पे अच्छा है वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ का डेवलपमेंट नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा दूर दूर तक सड़कें ही नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, वहाँ का डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। और जहाँ पे सड़कें, रेलवे, हवाई सब कुछ है, उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उस क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये विषमता के कुछ कारण हैं जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय विषमताओं के कारण। अभी मैंने बता दिए थे आपको कारण क्या है असमानताओं के, तो अब इसके कुछ कारण मैं बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था असमानता किस कैसे कैसे हो जाती है, मतलब क्यों आ जाती है असमानता। तो इन वजह से असमानता आती है। अब कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक परिपेक्ष्य, मतलब अगर हम पिछले इतिहास में जाएँ तो आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, इतना मतलब पिछड़े क्षेत्र हो जाते हैं, उन्होंने एकदम नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि हर इंसान वहीं भागता है जहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। तो हम ये नहीं सोचते कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को भी यार प्रॉफिट के योग्य बनाएं, पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा। हर कोई आगे, जैसे शहर में आ गए तो गाँवों को छोड़ दिया, तो गाँवों का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पिछड़ा होता चला गया क्षेत्र, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
भौगोलिक कारक, कुछ भौगोलिक कारक आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जहाँ रेती रेत है, तो वहीं कहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ पर्वत ज़्यादा हैं, इस वजह से भी क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। विषमताएँ आ जाती हैं, असमानताएँ आ जाती हैं लोगों में। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में भिन्नता, बिल्कुल सही बात है। आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संसाधन, मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सतत विकास, उसमें क्या होते हैं, कोयला, लौह, अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तो ये है। तो ये भारत के हर राज्य में नहीं पाए जाते, जहाँ पे पाए जाते हैं वो तो इसका उपभोग कर पाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे लोग हैं, उनको ये मतलब इनका उपभोग इतना नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं, इनका विकास इतना नहीं हो पाता है। देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्रों से दूरी, बिल्कुल सही बात है। जो वाणिज्यिक केंद्र हैं, समझते हो ना, जहाँ से आप व्यापार करते हो, बाजार करते हो, वो दूर दूर हैं। इस वजह से आर्थिक विकास को भी ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से रोडें नहीं है, सड़कों का मतलब कोई आयातायात के साधन नहीं है, तो क्या करोगे, ठीक है। आधारभूत संरचना की कमी, बिल्कुल सही बात है। आधारभूत संरचना आप समझते हो ना, इसमें सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाएं ये आ जाती हैं। तो अगर ये जहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, सफल हो जाते हैं वो लोग, वो राज्य। और जहाँ पे नहीं हो पाता, ये सुविधाएं नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, मतलब वहाँ पे वो आकर्षित नहीं कर पाते। अब कोई लोग, तुम कोई चीज़ बना रहे हो तो तुम दूसरे राज्यों को कैसे बोलोगे वो आप पे इन्वेस्ट करे, निवेश करे, आकर्षित कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो बोलेगा मैं आऊँ कैसे, ना तो आपके यहाँ सड़कें हैं, ना बिजली है, ना कोई सुविधा है आने जाने की, तो कैसे आऊँ। तो इस वजह से ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इस तरह से क्षेत्रीय विषमता का ये कारण बन जाता है। सुशासन की कमी, आपको पता ही होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। सुशासन होता है अच्छा शासन, जहाँ पे लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है, सभी चीज़ों से भरपूर रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है फिर इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे अच्छा राज्य है, जहाँ नेक्स्ट है आपका सुशासन की कमी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिन राज्यों में ना सुशासन रहा है, कानून व्यवस्था जहाँ की अच्छी रही है, उन राज्यों ने तीव्र गति से प्रगति की है। जहाँ पे सुशासन व्यवस्था नहीं, सुशासन ठीक से नहीं रहा है, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं रही है, तो वहाँ के राज्यों की जो प्रगति है वो भी धीमी गति से हुई है। तो इस तरह से ये सभी जो कारण है वो क्षेत्रीय विषमताओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया क्षेत्रीय विषमता को कम करने के उपाय, अब क्या करेंगे आप, वो तो यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आपने ढंग से समझा है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब ये कारण हो सकते हैं तो इन्हीं को अगर अपोजिट बना दिया जाए तो वो उसके उपाय बन जाएंगे। जैसे सुशासन की कमी है तो सुशासन की व्यवस्था उचित की जानी चाहिए। आधारभूत संरचना की कमी है तो आधारभूत संरचना की कमी को दूर किया जाना चाहिए, समझे, मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सड़कें, बिजली आदि की। देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्रों से दूरी है तो इनमें समीपस्थता लानी चाहिए, मतलब समीप लाना चाहिए इन्हें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अपने मतलब कुछ भी चीज़ है, मतलब अपना सामान बेचने के लिए उन्हें इधर दूर ना जाना पड़े, पास में ही बेच दें, ठीक है ना, जिससे वो भी अपना आर्थिक विकास कर सके। तो इस तरह से अगर थोड़ा भी घुमाया जाए तो उपाय भी वहीं छुपे होते हैं जहाँ पे कमियाँ छुपी होती है, ठीक है। ये दिया मैंने आपको एक ट्रिक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आपका समाज के अभावग्रस्त समूह। तो मैं आपको बता दूं, आज के समय में ऐसे वर्ग के लोग जिनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, जिन्हें स्वतंत्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता, जिन्हें विकास के अवसरों का लाभ उठाने नहीं दिया जाता, तो ऐसे समूह को कहते हैं हम अभावग्रस्त समूह, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इनकी स्थिति में जब ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ, इनके विकास के अवसरों में नया लाभ नहीं उठाने दिया जा रहा, तो आप क्या करेंगे, सशक्तिकरण आएगा, ठीक है। इस सशक्तिकरण से क्या होता है, हमें क्या करते हैं हम लोग, इनमें जो व्याप्त सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 चीज़ों में इनमें ध्यान देंगे। एक सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब सामाजिक रूप से इनको मजबूत बनाना, इनकी स्थिति सुधारना। आर्थिक सशक्तिकरण की भी इन्हें जरूरत है, धन से रिलेटेड इनकी समस्याएं दूर करना, ताकि समाज में इनका जो स्टेटस है वो थोड़ा सुधर सके। विषमताएं दूर करना, जो इनसे घृणा, शोषण, ऐसा कुछ इनके साथ व्यवहार किया जाता है उसको दूर करना। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित कदम आप उठा सकते हो। जैसे कि पहला, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब इन्हें निःशुल्क पुस्तकें दिलवाना, मध्याह्न भोजन दिलवाना, ताकि कम से कम एजुकेशन ये प्राप्त कर सकें, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आपको पता है क्या हाल होता है ना, समाज में उसको किस दृष्टि से देखा जाता है ये आप भली भांति समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कुछ योजनाएं हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना,
तो इन सबसे क्या होता है कि इनके द्वारा अनुसूचित जातियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैट्रिक के बाद, मतलब आपने मैट्रिक तक तो पढ़ाई कर ली, अब उसके बाद क्या करना है, आपकी मैट्रिक के बाद की शिक्षा को भी तो हमें बढ़ावा देना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि छात्रवृत्तियाँ देंगे, ठीक है ना, ताकि जो निम्न श्रेणी के बच्चे हैं जो काम में लगे रहते हैं उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनको हम क्या करते हैं, कोचिंग दी जाती है। ठीक है ना, और राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान करने के उद्देश्य से दी जाती है। तो इस तरह से हम छात्रवृत्तियाँ देते हैं उन्हें। ठीक है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन वर्गों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई कोचिंग लेना चाहे तो ले सकता है, आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है ना, उच्च प्राथमिक स्तर के बाद सभी लड़के लड़कियों को हॉस्टल की सुविधा तक भी दी जाती है। ये सब किस लिए किया जा रहा है, ताकि उनका सामाजिक स्तर को मजबूत किया जा सके, है ना। तो अगर समाज में उनका स्तर अच्छा होगा, अच्छे एजुकेटेड होंगे, तो उनके साथ काफ़ी हद तक जो भेदभाव का व्यवहार है वो कम होगा, शोषण का जो व्यवहार लोग करते हैं, उनकी नीति अपनाते हैं उनके साथ, वो थोड़ी हद तक कम होगी। ठीक है, अब है आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब इन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जिसे हम कहते हैं NSFDC, ये विभिन्न आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे आपको ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम है, ये क्या करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देते हैं, ताकि उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से मतलब जो बाजार करना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है। ठीक है, अगर कोई सफाई मतलब उसमें जाना चाहता है तो उसके लिए, कोई आय सृजन करना चाहता है, कुछ ऐसी गतिविधि करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उन सभी के लिए इन्होंने कोई ना कोई योजनाएं निकाली हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार इसे रीडिंग कर लेना, कोई मुझे नहीं लगता इतना समझाने की वो है। रोजगार संबंधी योजनाएं, कृषि संबंधी गतिविधियां, जैसे छोटी सिंचाई, कोई छोटा उद्योग करना चाहता है, परिवहन व्यापार आदि को वित्तीय, सब मतलब वित्तीय सहायता समझ रहे हो ना, उन्हें मतलब फंड दिया जाता है, फंडिंग की जाती है, ताकि उनका आर्थिक स्तर भी सुधर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय आपको पता ही है, संविधान जो भारत का है वो भी इन्हें एक गारंटी देता है कि शोषण, सामाजिक अन्याय की सुरक्षा की गारंटी इन्हें देता है। अगर इनके साथ कोई भी इनके साथ भद्र व्यवहार करता है या इनका शोषण करता है तो ये उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण। इसमें आप एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि हमारे समाज में स्त्री को आर्थिक रूप से सशक्त करने के 4 तरीके से ये आया है कई बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लिया आपने। तो इसमें मैं आपको बता दूं महिलाओं का क्या है, तो इसमें महिलाओं की बातें होगी। अभी तक हमने उच्च पिछड़े वर्गों की बात करी थी, तो सेम है, ज़्यादा हेराफेरी नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो क्या करेंगे हम, भारत में जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, कोई योजनाएं मतलब कई योजनाएं लागू की जा रही है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ये ध्यान दिया जाता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में उत्पादक के रूप में जो महिलाएं काम करती हैं, मतलब जो खेती बाड़ी करती हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके लिए कार्यक्रमों के लाभ मतलब उनको मतलब उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विस्तार कार्यक्रमों में उनको लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है ना, ताकि उनका विकास हो। नेक्स्ट है आपका श्रम विधान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को वृहत सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और वस्त्र उद्योग में भी भाग ले सके। ठीक है ना, तो आजकल तुमने देखा होगा महिला हर जगह भाग ले रही है, इलेक्ट्रॉनिक लाइन हो जाए या आपका कम्युनिकेशन कोई वो हो जाए, ठीक है ना, तो कृषि हो जाए, हर जगह वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भी महिलाओं की भागीदारी, आपने सुना होगा, ये अच्छा एग्जाम्पल दूंगी राजनीति का, तो आपने ग्राम पंचायत पहले महिलाएं नहीं होती थी, अब महिलाएं भी प्रधान हो रही हैं, 1/3 बहुमत 1/3 सीटों में उन्हें आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए। अब है सामाजिक, अब सामाजिक रूप से आप कैसे स्ट्रांग बनाओगे उन्हें, अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप खुद भी पॉइंट्स बना सकते हो, वैसे आप पढ़ना चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, मैं बताऊंगी। उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, उनके लिए विशेष योजनाएं निकालनी चाहिए, उनको कुपोषण बीमारियों के खतरों से बचाना का उद्देश्य से उनको हर पड़ाव में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरे करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो और क्या क्या कर सकते हैं हम, उन्हें निरक्षरता को दूर करना चाहिए उनसे उनमें से। ठीक है ना, कई जो औरतें होती हैं, पहले होता था अब तो नहीं होता है, खैर, तो पहले क्या होता था, स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें घर के कामों में झोंक दिया जाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है।
और आगे भी नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करना चाहिए ताकि समाज में उनका स्तर अच्छा बन सके, कोई भी उनके साथ लैंगिक भेदभाव ना करे, उनका शोषण ना करे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार महिला के विरुद्ध हर प्रकार की जो भी शारीरिक और मानसिक हिंसा के उन्मूलन में को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब अगर कोई घरेलू हिंसा करता है उनसे या उनको टॉर्चर करता है मेंटली और फिजिकली, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये कुछ सामाजिक सशक्तिकरण की बातें आ जाती हैं। और राजनीति में आपको बता ही चुकी हूँ, 73वें 74वें अभी बताया था ना, ये 73वें 74वें संविधान संशोधन में हुआ था, जिसमें ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर शासन में महिलाओं को 33% मतलब 1/3 आरक्षण की बात की थी और ये दिया भी गया था, ठीक है। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आपने देखा होगा विधानसभाओं की सीटों में, लोकसभा में भाग ले रही हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया फ्रेंड्स महिला सशक्तिकरण की बातें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या पॉइंट आपको नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में मैं वो आपको फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीति और कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मेन बता देती हूँ। पहला, चलाना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान, मीन सभी के लिए शिक्षा, ताकि सबको शिक्षा दी जाए। शिक्षा ही ऐसा हमारा हथियार है जिसके थ्रू हम समाज में अपनी स्थिति को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और 2000 सन में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, ऐसा निश्चित किया गया था, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पहले शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। एजुकेशन पे ध्यान नहीं जाता था, गरीबी इतनी थी, लोग कमाने पे ज़्यादा ध्यान रखते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण मीन्स होता है कि प्रारंभिक शिक्षा को सब जगह अनिवार्य कर देना, ठीक है ना, हर जगह प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि हर 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दी जानी चाहिए, ठीक है ना। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। और भारत में इसको अनिवार्य बनाया गया था, भारत की संसद के द्वारा इस अधिनियम को 2009 में पारित किया गया था, ठीक है ना, किसका, अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, ठीक है। और केंद्र राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से देश की 95% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, ये तय किया गया था। और अगर 85% के लिए, मतलब 85% तक की जो जनसंख्या है उसके लिए एक कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या क्या। वही हुआ, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में गए एडमिशन के लिए। बालिकाओं व अनुसूचित जाति जनजातियों के बच्चों का स्कूल में पंजीकरण नामांकन में वृद्धि हुई, ठीक है। लड़कियों का भी एडमिशन में ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है ना। देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अब जब बच्चे ज़्यादातर एडमिशन लेंगे तो एक स्कूल से तो होगा नहीं, और स्कूलों की आवश्यकता होगी, तो स्कूलों का भी निर्माण होने लगा। अब केंद्र और राज्य सरकारों ने जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते, ड्रॉप आउट समझते हो, बीच में मतलब पढ़ाई छोड़ देना, 3rd तक गए, 4th से पढ़ाई छोड़ दी, घर बैठ गए, तो उन बच्चों को मतलब उन बच्चों के लिए क्या कदम उठाए गए ताकि वो लगातार स्कूल जाएं, मतलब ड्रॉप आउट ना करें। तो उनके लिए अभिभावक जाकर मतलब घर घर जाके उनके माता पिता को समझाया गया, एकजुटता पैदा हो ताकि, ठीक है ना, सामुदायिक रूप से सामुदायिक पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी ली इसमें। आर्थिक प्रोत्साहन जैसे निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वर्दी दी गई बच्चों को, ठीक है ना, ताकि पेरेंट्स फिर भेजें कि जब उन्हें पता है कि हर चीज़ फ्री मिल रही है तो तब तो भेजेंगे ना स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए। स्कूली पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं में सुधार किया गया। और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम यानी कि मध्याह्न भोजन, आपने देखा होगा ना स्कूल में लंच मिलता है, लंच ले जाने की जरूरत नहीं है, हर गवर्नमेंट स्कूल में लंच मिलता है, तो वो भी योजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान, जो भी मैंने पीछे बताया था, आपको पता ही होगा 2001 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि हर जगह शिक्षा अनिवार्य कर देना। कौन सी, प्राथमिक शिक्षा, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की होती है। तो इसमें यह ध्यान दिया गया कि इस आयु के बच्चे जरूर स्कूल में एडमिशन लें। सभी प्रकार की लैंगिक भेदों को प्राथमिक स्तर से दूर रखा गया, लड़के लड़कियां साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक विद्यालय उपस्थित या ड्रॉप आउट बताया था ना, स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, वो दर समाप्त कर दी गई। मतलब 2010 तक काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई थी। क्यों आई थी? क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे कदम मैंने आपको बताया, ये सरकार ने जो किया था उसके बदौलत। प्राथमिक स्तर की संतुष्टिजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया गया, ठीक है ना।
अब आगे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना चलाना। आपको बताया था ना मध्याह्न भोजन क्या होती है, जो बीच में लंच मिलता है। ये योजना सरकार ने चलाई, क्यों चलाई? गरीब बच्चों को पोषण देने के लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि खाने की वजह से तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। अगर उन्हें मध्याह्न भोजन मिलेगा, क्या पता इस लालच में वो भेजे, तो 5वीं तक कक्षा जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पोषण स्थिति को भी सुधारना इसका एक लक्ष्य था, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में, वो कैसे होते हैं, अभावग्रस्त वर्गों के आते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ऐसे बच्चों के पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें क्या दिया जाने लगा? मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है ना। और गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्या होता था, जब वो स्कूल नहीं जाते थे तो सूखा प्रभावित क्षेत्र, मतलब जहाँ पे बाढ़ आ गई, फसल नहीं हुई, तो वहाँ पे भी बच्चों को पोषण आहार दिया जाता था, ठीक है। अगर आपका स्कूल में नाम है तो आपको घर आके आपका आहार मिल जाएगा आपके बच्चे का, ठीक है, चाहे छुट्टी हो, और अगर स्कूल है तो स्कूल में मिलेगा। अब है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। एक चीज़ नोट कर लेना, इसे प्रौढ़ साक्षरता मिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है ताकि उनका भविष्य उज्जवल किया जा सके। तो इसमें जो आयु होती है, इसकी शुरुआत आपकी 1988 में हुई थी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो 15 से 35 वर्ष की आयु के जो अनपढ़ लोग थे उनको क्या करना था? एजुकेटेड करना था, ठीक है ना। तो उनके लिए पुस्तकालय बनाना, अलग कमरों की व्यवस्था करना, मतलब जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें व्यावसायिक संबंधी शिक्षा देना ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, ठीक है ना। तो यह योजना जो है ये थोड़ा पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये जो प्रौढ़ होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा। सभी के लिए स्वास्थ्य, आप समझ ही गए होंगे। दुनिया का पहला देश था भारत, जिसने 1951 में व्यापक परिवार योजना कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरू से ही भारत ने स्वास्थ्य में ध्यान दिया गया, तो इसके बिहाफ पे उसने कई कार्यक्रम चलाए, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वास्थ्य में वृद्धि करना और देश के कल्याण के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जिसमें कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे कि आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक पॉइंट आ गया था इसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तो क्या क्या योजनाएं चलाई, वो योजना यहाँ पे लिखी है, जस्ट पढ़ लेना कि जननी सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, ये सब ग्रामीण स्तर पे खोली गई, ठीक है। इसी तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये ख़त्म होता है चैप्टर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लिएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।